ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है 1 होती है उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात हो रही है तो 2 वेरिएबल्स जो है इक्वेशन में यूज हो रहे होंगे और लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ के थ्रू तो आपको 2 पैरेलल लाइंस मिलने वाली है। इज इक्वल्स टू b1/v2 तो है बट इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्लस लर्निंग में। मैं हूं आपका मेंटोर अस्सी पांडे और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से आपके क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है, प्लस एक 5 नंबर का क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है तो ये भी इसकी क्या है बनने की संभावना रहती है। तो इस चैप्टर को बहुत तरीके से पढ़ना है क्योंकि आगे चल करके बहुत सारी जगह पर हमको क्या है, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट हर एक चैप्टर में यूज हो सकती है। ठीक है, जरूरत इसकी जो है पड़ती है, तो इसीलिए सिट टाइट और बहुत ध्यान से इस चैप्टर को हमने पढ़ना है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्लस लर्निंग नाम से हमारा एक चैनल है, आप लोग सभी जानते हैं, तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चलिए तो हम शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा, फिर बाकी अभी पॉलिनोमियल चैप्टर्स में भी आपने पढ़ा कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या होती है 1 होती है उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इतना समझ में। अब डिग्री क्या होती है, ठीक है, तो जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जो x है ये हमारा क्या है, यहां पर वेरिएबल है। ठीक है, तो वेरिएबल आप लोग सब जानते होंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मतलब जिसकी वैल्यू क्या है, वेरी करते जाए, नाम ही से पता चल रहा है आपको, वेरिएबल। ठीक है, जिसकी वेरी जो है, वैल्यूज जो है वो वेरीज करे। ठीक है, और यहां पर a और b आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट का मतलब कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो अब यहां पर देखो इसकी जो पावर है वो क्या है, 1 है। समझ में आ गया। डिग्री का मतलब जो भी आपके क्वेश्चन में या इक्वेशन में वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी डिग्री यानी कि उसकी पावर कितनी है। ठीक है, तो उसकी पावर के हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो यहां पर देखो डिग्री क्या है, 1 है। समझ में आ रही बात। तो जब किसी भी इक्वेशन की डिग्री यानी कि जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं उसकी डिग्री क्या है, 1 होगी, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहां पर लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो लीनियर इक्वेशन जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में जो भी इक्वेशन लिखी जाएंगी उनको हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जहां पर x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज होते जाए। एंड a b c आर द रियल नंबर। ठीक है, और a b c क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री 1 होती है, डिग्री का मतलब जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है इस इक्वेशन में उनकी पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। ग्राफिकली जो लीनियर इक्वेशन है वो क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने आपको देखो बना भी रखा है यहाँ पर ग्राफ। तो क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन जो है ये बेसिकली क्या है, ax प्लस by प्लस c किसी भी टाइप की लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है। आ गई बात समझ में। तो अब कैसे ग्राफ बनता है ये भी मैं आपको बहुत जल्दी से समझा देता हूं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, x और y की कुछ सर्टेन वैल्यूज ले लेते हैं। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब मैंने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दो। ठीक है, तो स्मार्टली अगर आपको लाइन रिप्रेजेंट करनी है तो आप क्या करो, x और y, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। तो हमें कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। 2 पॉइंट मिल गए तो लाइन ड्रॉ हो गई, समझो। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 5 आ गई। आ गई बात समझ में। तो हमको 2 पॉइंट मिल गए, 0,5, 0,5 तो y एक्सिस में होगा, तो ये हो गया आपका 0,5 और यहां पर मान लेते हैं 5,0। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें मिल गए। समझ में आ रही है। नाउ अब एक स्ट्रेट लाइन हम इसमें ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या पकड़ा, इधर से आपने स्केल रखा और सीधे ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लाइन जो थी वो हमने क्या है, ग्राफ में ड्रॉ कर दी। तो क्लियर हो गई बात। तो मैंने बहुत क्विकली आप लोगों को लाइन भी ड्रॉ करना सिखा दिया। आ गई बात समझ में। चलिए अब बात करते हैं आगे, जो हमारा मेन टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन तक तो ठीक था, अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की क्या रिक्वायरमेंट हो गई सर, समझ में आ रही है। तो अब यहां पर रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ही क्यों पढ़ाया गया।
ठीक है। तो देखो पहले तक हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ रही थी, तो x प्लस बी इज इक्वल टू 0 करने पर x की वैल्यू हम क्या लग लेते हैं, b बाई ए कर दे रहे थे। ठीक है, ये प्लस था b माइनस बी बाई ए, तो हमें x की वैल्यू निकल गई। आगे बात समझते, तो हमारे पास एक वेरिएबल था, तो उसी वेरिएबल से उसी इक्वेशन से हम काम चल जा रहा था हमारा। लेकिन अब हमारे पास वेरिएबल है दो, ठीक है, क्योंकि जब दो वेरिएबल्स वाली बात आ जाएगी तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन हो गई, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइंडली हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दो वेरिएबल्स यहां पर यूज हो रहे हैं x और y। आगे बात समझ में? ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए। आगे बात समझ में? क्योंकि एक इक्वेशन से तो हम केवल एक ही वेरिएबल सॉल्व कर पाएंगे। आगे बात समझ में? अब जैसे अगर मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना चाहूं तो देखो यहां पर क्या है, a1x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं c1 माइनस b1y, तो x की वैल्यू मैंने निकाल दी c1 माइनस b1y अपॉन a1, x की वैल्यू तो निकल गई, लेकिन अभी y भी तो अननोन है। अब y कैसे सॉल्व करूं मैं? अगर मैं y के टर्म में इसको सॉल्व कर दूं तो फिर x रह जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ऐसी जगह पर फिर हमें क्या करना पड़ता है, दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल दी, दूसरी इक्वेशन से मैंने फिर y की वैल्यू निकाल लूंगा, और ये x की वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा जब x की जरूरत पड़ेगी, तो उससे क्या है, हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि दो वेरिएबल्स में हमेशा हमको क्या है, दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। अब अगर आप तीन वेरिएबल्स होते तो फिर हम तीन इक्वेशंस लेते। आ गई बात समझ में? चलिए, तो अब इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस भी कहते हैं। आ रही है? ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं। तो चलिए, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रेफर टू अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन ईच कंटेनिंग टू वेरिएबल्स टिपिकली x एंड y। ठीक है, तो अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो टू वेरिएबल्स जो है इक्वेशन में यूज हो रहे होंगे, तो हम यूजुअली क्या लेते हैं, x और y लेते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि आप हमेशा x y लो। ठीक है, आपके पास इक्वेशन जैसे 2t प्लस 3y का 3u ले सकते हो आप इज इक्वल टू 7। ठीक है, 3t माइनस 2u इज इक्वल टू 5, ये भी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। लेकिन हम एक जर्नल वे में अगर देखें तो हम हमेशा x और y की फॉर्म में ही इक्वेशन को लिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो ऐसा नेसेसिटी नहीं है कि आप किसी और वेरिएबल में नहीं लिख सकते। समझ में आई बात? चलिए, तो अब वेयर द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच वेरिएबल इज 1। ठीक है, तो आपकी जो मैंने बताया लीनियर इक्वेशन है, तो हर एक वेरिएबल जो भी यूज हो रहा है वो सब आपके लिए क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री 1 रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स निकलेंगे, 3 वेरिएबल्स है तो 3 वेरिएबल्स में भी डिग्री 1 होगी, 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, अगर चारों के चारों वेरिएबल्स की डिग्री 1 है तो भी वो लीनियर इक्वेशन है। आ गई बात समझ में? तो चलिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के उससे समझते हैं। तो एग्जाम्पल के हिसाब से देखो, तो यहाँ पर दो मैंने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास क्या है, x और y में दो इक्वेशंस दी गई है, तो इन्हीं इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसके अलावा हम और भी बना सकते हैं, जैसे 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 9, ठीक है, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई। ऐसे ही कोई कहेगा कि सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये एक्चुअल में अब डायरेक्ट तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये बेसिकली रिड्यूसेबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो हम इसको क्या है, रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई आ जा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये y प्लस एक्स इज इक्वल टू 7xy आ जा रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम 7xy को रिप्लेस कर दें किसी जगह से, किसी चीज से जो हमें गिवन कंडीशंस अगर आपको दी गई है, तो फिर ये अगेन लीनियर है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये रिड्यूसेबल टू द लीनियर हो सकती है, बट इसको हम डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की ही रिक्वायरमेंट हमने क्यों करनी है। ठीक है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस हमें चाहिए फॉर द सॉल्यूशन पर्पस। नाउ अब आगे बात करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास दो इक्वेशंस तो दी गई है। ठीक है, तो अब उस इक्वेशंस का कुछ नेचर होता है। ठीक है, नेचर का मतलब जैसे आप लोग जानते ही हो कि कोई बहुत बातूनी बच्चा है, कोई बहुत बुद्धिमान बच्चा है, कोई बहुत मूर्ख बच्चा है। तो मूर्ख तो नहीं कहेंगे, मतलब ठीक है, उसको चीजें जल्दी समझ में नहीं आती,
आ गई बात समझ में, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का है, बिल्कुल एक किनारे पे बैठा रहता है, उसको ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चों का नेचर है। तो उसी तरीके से इक्वेशंस के भी नेचर होते हैं, ठीक है। अगर आपने कोई दो इक्वेशन रैंडमली हमने बनाई, अभी जैसे लास्ट हमने एग्जाम्पल लिए, ठीक है, तो रैंडमली इक्वेशन बनाए, तो अब उन बिना सॉल्व करे उन इक्वेशन का नेचर हम क्या पता कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी नेचर को लेकर के अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होते हैं वो बेसिकली क्या है, दो तरीके के होते हैं। तो पहला तरीका होता है कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। तो कंसिस्टेंट भी दो तरीके का होता है, एक कंसिस्टेंट होगा डायरेक्ट कंसिस्टेंट, और एक होगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है। और दूसरा जो फैक्टर है उसका वो होता है इनकंसिस्टेंट फैक्टर, ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। आ गई चमका। चलो, तो अब इसमें क्या करते हैं, हम कंडीशन समझते हैं। तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? अब कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहेंगे, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपने पास इक्वेशंस मिल गई, दो इक्वेशंस मिल गई, और जब हमने उसको सॉल्व करा तो देखा x की भी वैल्यू बना, x की भी कोई एक ही वैल्यू आ रही है और y के लिए भी आपको एक ही वैल्यू मिली। तो इस केस में तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा और कंसिस्टेंट कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो अगर आपके पास आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करा और आपको क्या है, x और y की एक एक वैल्यू मिल गई, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे, ठीक है। और ग्राफ ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो अगर आप पेयर ऑफ इक्वेशंस की ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो बीच में आपका क्या है, कोई एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। तो एक्चुअल में ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, यही एक्चुअल में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो आगे हम ग्राफिकल मेथड में यही करने वाले हैं कि दो लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल गया तो वही सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो जो कंसिस्टेंट सिस्टम होता है उसकी जो लाइंस बनेंगी ग्राफ में, वो कैसी बनेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, अगर आपके पास इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ठीक है, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 करके दो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो आप कैलकुलेट करोगे, और अगर वो दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि उन इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। आ गई बात समझ में? दूसरा है कंसिस्टेंट, इसको हम डिपेंडेंट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब क्या हो रहा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं, यानी कि इस वाले केस में, पहले कंसिस्टेंट वाले केस में क्या हो रहा था, आपको x की एक ही वैल्यू मिलेगी, y की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन अब यहां पर क्या, x की बहुत सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। सिमिलरली x की वैल्यू जब आपके पास बहुत सारी है तो डिपेंडेंट होने की वजह से y की भी बहुत सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट सिस्टम का, क्योंकि एक वेरिएबल की वैल्यू भी अगर आपने निकाल ली, ठीक है, और वो कह रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी है, तो एक की जैसे x की कोई वैल्यू आ गई आपने इक्वेशन में रखी, तो उसके रिस्पेक्ट में y की कोई वैल्यू आएगी, फिर x की दूसरी वैल्यू रखी तो y की फिर दूसरी वैल्यू आएगी, फिर x की तीसरी वैल्यू रखी तो उसके रिस्पेक्ट में y की तीसरी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए ये डिपेंडेंट सिस्टम हो गया। आ गई बात समझ में? तो एक वेरिएबल की वैल्यू इनफाइनाइट आ गई तो दूसरी की भी इनफाइनाइट आनी है, क्योंकि फिर क्या है, एक ना एक वेरिएबल आपका क्या है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कंसिस्टेंट सिस्टम में अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएं, ठीक है, तो उसको हम डिपेंडेंट सिस्टम कहते हैं। आ गई बात समझ में? अब इसकी कंडीशन अगर देखें, यही दो लाइनें आपस में हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 अगर है, ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि इसमें जितने भी आपके कांस्टेंट टर्म इस इक्वेशन में यूज हो रहे हैं और दूसरी इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, तो उसमें x के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, y के जो कोफिशिएंट है उनका रेशियो, और जो कोफिशिएंट टर्म है, सॉरी कांस्टेंट टर्म है, उनका रेशियो अगर निकाल करके आप चेक करें और तीनों बराबर आ जा रहा है, तो फिर ऐसा सिस्टम क्या हो जाता है, डिपेंडेंट सिस्टम हो जाता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब तीसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, यानी कि अब यूनिक, ना तो आपके यूनिक सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ना ही आपको इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो इसका मतलब आपको आप सॉल्यूशन नहीं मिलने वाले, क्योंकि किसी भी चीज को आप सॉल्व करोगे तो दो ही तरीके के सॉल्यूशन मिलेंगे, या तो आपको क्या है, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। फिर तीसरा केस क्या बच गया, नो सॉल्यूशन का। अब आपके पास नो सॉल्यूशन अगर हो रहे हैं, ठीक है, इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, तो फिर हमारी सिस्टम क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए, अब इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन अगर हम देखें तो
A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो अगर ऐसा केस बन रहा है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो फिर ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। और अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अभी मैंने पहले वीडियो में क्या कहा था, सॉरी पहले लेक्चर, ये पहले इसमें क्या कहा था कि एक्चुअल में जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उन्हीं का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब इस वाले केस में देखो, इस वाले केस का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चल रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक लाइन ये गई, इसी के संग ये दूसरी लाइन चले गई, तो हर एक पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब जितने भी पॉइंट हैं सभी के सब क्या है? आपस में कॉमन है। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हर एक पॉइंट कॉमन है। आ गई बात समझ? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर एक ही कॉमन हो रहा था, यहां पर बहुत सारे कॉमन हो रहे हैं, इसीलिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। आ गई बात समझ में? लेकिन अब इस केस में, पैरेलल लाइंस के केस में, इन दोनों लाइनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। आ गई बात समझ में? तो बस ऐसे सिस्टम जिसकी दो लाइनें अगर ग्राफ के थ्रू पैरेलल बन रही हैं तो हम उनको क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट कहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब इसको मैं एक साथ ब्रीफ कर देते हैं। तो कंसिस्टेंट अगर आपका सिस्टम है तो कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, आपको सॉल्यूशन मिलता है यूनिक, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, दूसरा क्या है? कंसिस्टेंट सिस्टम है बट डिपेंडेंट है, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, और कोइंसिडेंट लाइन आपका जो है ग्राफ बनने वाला है। तीसरा होता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो इस केस में सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, और लाइंस अगर आप ड्रॉ करोगे ग्राफ के थ्रू तो आपको दो पैरेलल लाइंस मिलने वाली है। आ गई बात समझ में? तो काफी आसानी से कंसेप्ट है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो इस टेबल को बेसिकली आपने क्या है? याद रखना है, ताकि क्वेश्चंस करते समय फिर आप फंसो ना। आ गई बात समझ में? चलिए, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस है, किस तरीके से बेसिकली कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी या फिर डिपेंडेंसी हम चेक कर लें। ठीक है, तो तीन तरीके की चीजें होती हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 9। तो हमने क्या कर रहा है? पहले A1 अपॉन A2 निकालना है। ठीक है, अब ये A1 A2 क्या है? ठीक है, तो हमारे पास जो x के कोएफिशिएंट होते हैं वो एक्चुअल में A1 से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। देखिए, तो यहां पर क्या है? A1x B1y, तो x का जो कोएफिशिएंट है वो A1 है, यहां पर भी x का जो कोएफिशिएंट है A2 है। समझ में आई बात? तो A1 और A2 क्या है? x के कोएफिशिएंट है दोनों इक्वेशंस के, और B1 B2 क्या है? y के कोएफिशिएंट है, और C1 C2 क्या है? जो कांस्टेंट टर्म आपका यूज हो रहा है। तो इस चीज का भी आपने क्या है? ध्यान रखना है। तो चलो, अब A1 अपॉन A2 क्या हो गया? 2 अपॉन 5, साफ साफ दिख रहा है आपको। ठीक है, दूसरा B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं। B1 अपॉन B2 आपने निकाला तो ये हो गया 3 बाई माइनस 2। ठीक है, और C1 अपॉन C2 अगर आप निकालो तो ये हो जा रहा है 7 अपॉन 9। ठीक है, तो क्लियर हो गई बात? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू क्या हो रहा है? B1 अपॉन B2। ठीक है, यही कंडीशन तो मिल रही है। A1 क्या है? 2/5 है, A1 A2 क्या है? 2/5 है, और B1 B2 क्या है? माइनस 3/2 है। ठीक है, माइनस को ऊपर लगा दे तो माइनस 3/2। ठीक है, ये क्या हो रहा है? माइनस 3/2। आ गई बात समझ में? तो ये माइनस 3/2 बन जा रहा है। ठीक है, तो 3/2 बनने से अब ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो जब ऐसी कंडीशन है तो आपको क्या मिलने वाले हैं? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपको अब क्या मिल गया? यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिल गया। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है? 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 10x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो अब यहां पर देखो A1 अपॉन A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 यानी कि दोनों इक्वेशन से x के कोएफिशिएंट उठाने, तो 5/10 यानी कि हो गया 1/2। ठीक है, अब B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 अपॉन B2 3/6 विच इज इक्वल टू अगेन 1/2। ठीक है, और C1 अपॉन C2 भी चेक कर लेते हैं। तो C1 अपॉन C2 9/18। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? 1/2। तो देखो यहां पर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये तीनों ही रेशियो आपस में क्या हो रहे हैं? इक्वल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं ये क्या है? हमारी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस दे रही हैं। आ रही है बात समझ में? और डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गई?
डिपेंडेंट हो गई। ठीक है, अब तीसरी के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब तीसरी के लिए चेक कर लेते हैं। तो तीसरी वाली इक्वेशन देखो, आप 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 आपको दिया हुआ है, 21x प्लस 9y इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या निकाला, a1 अपॉन a2 निकाल लिया, तो ये हो गया 7/21। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/3 हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद b1 अपॉन b2 हमने कैलकुलेट कर लिया, तो b1 अपॉन b2 क्या हो गया, 3/9। तो ये अगेन क्या हो गया, 1 1 जा 1, 1 3 जा 9, यानी कि 1/3 हो गया। और c1 अपॉन c2 7/20, तो यहां पर से ये 7/20 ही रहने वाला है। ठीक है ना, तो इसमें कोई चेंजेज नहीं होने वाले हैं। तो अब देखो यहां पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 तो आपस में इक्वल हो रहे हैं, बट c1 अपॉन c2 क्या है, इक्वल नहीं हो रहा। तो यानी कि जो लास्ट वाली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो है, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। तो यानी कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये क्या कर रहा है, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमको क्या मिल रहा है, नो सॉल्यूशन मिल रहा है। आ रही है बात समझ में? तो जब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, अगर कंसिस्टेंसी, डिपेंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी की कंडीशन पता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नेचर पता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके क्या है, 2-2 नंबर या 3-3 नंबर के क्वेश्चन जो है आपको क्या है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बस इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं ये, बस यही काम करना है इसमें। तो आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 आपने कैलकुलेट करना है और देखना है कि इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फिर आपने चीजों को बता देना है कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या फिर डिपेंडेंट है, या यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। बस इस तरीके से आपको क्या है काम कर रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 15y इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24/5 हैज। ठीक है, तो अब आपके पास यही इक्वेशन, वही यूनिक सॉल्यूशन किस तरीके से इसका एमसीक्यू बन जाएगा उसके हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपको। ठीक है, तो एमसीक्यू टाइप अगर देखें इसका, तो यहां पर देखेंगे एक इक्वेशन आपको ये दी गई है, दूसरी इक्वेशन आपको ये दी गई है। तो यहां पर से अगेन a1 अपॉन a2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में a1 5 है और सेकंड इक्वेशन में 3 है। ठीक है, अब b1 अपॉन b2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b1 अपॉन b2 देख लो, y का कोफिशिएंट 15 है और वहां पर -9 है, तो -15 अपॉन -9। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 से कैंसिल आउट करें तो 5/3 हो जाएगा ये। ठीक है, अब c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। तो c1 अपॉन c2 हमने निकाल लिया, तो c1 अपॉन c2 हमारे पास 8/24/5। ठीक है, अब ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 8 5 जा 40 हो गया, 40/24। ठीक है, अगर हम इसको आप किससे काट लें, 6 से जाएगा नहीं, 8 से काटते हैं तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24। ठीक है, तो 5/3। तो देखो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तो हमारे क्या हो रहे हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हमको मिल रहा है। यानी कि हमको ये क्या है, डिपेंडेंट सिस्टम मिल रहा है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से काम आपने वही करना, चाहे एमसीक्यू हो चाहे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो। तो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है तो तब भी आपने कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए यही काम करना है। आपका एमसीक्यू हो तब भी आपने यही काम करना है। ठीक है, तो इसलिए नेचर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, आपको क्या करना है, कंसेप्ट पे मजबूती रखनी है कि कंसिस्टेंसी चेक कैसे होती है। बस अगर वो आती है आपको तो एमसीक्यू पूछ रहा है तो एमसीक्यू बना लो, सब्जेक्टिव आ रहा है तो सब्जेक्टिव कर लो, केस बेस आ रहा है तो केस बेस कर लो। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना रिप्रेजेंट 2 लाइन्स विच आर। ठीक है, अब पहले इसने क्या है, सॉल्यूशन के हिसाब से कंसिस्टेंसी पूछी, अब यहां पर ग्राफ के हिसाब से कंसिस्टेंसी पूछ रहा है। तो आपको पता ही है कि अगर कंसिस्टेंट सिस्टम है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, अगर डिपेंडेंट सिस्टम है तो कोइंसिडेंट लाइंस, और अगर नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल लाइंस। तो देख लेते हैं। अब इसमें देखो यहाँ पर a1 अपॉन a2 आपने कैलकुलेट करा तो ये आ गया आपका 6/2 विच इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है,
अब b1 अपॉन b2 चेक कर लेते हैं, तो b1 अपॉन b2 क्या है, -3 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 3 आ गया, ये भी क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, अब बचा क्या, c1 अपॉन c2 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आ गया 10 अपॉन 9। ठीक है, तो देखो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो क्या ऐसी कंडीशन, पैरेलल लाइंस वाली कंडीशन हो गई, तो यहां पर डी ऑप्शन हो गया पैरेलल लाइन। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2। चलो मैं लिख भी देता हूं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, b1 अपॉन b2 हो रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है। तो ये कंडीशन क्या देती है, नो सॉल्यूशन देती है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम देती है, यानी कि पैरेलल लाइन से हमको नो सॉल्यूशन मिलता है। क्लियर है, चलिए तो आगे मूव करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशन रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से भी एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपका बन सकता है कि ये जो दो लाइनें हैं ये बेसिकली कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो के की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वेशन दी है 3x माइनस वाई इज प्लस 8, तो a1 आपके पास है 3, b1 आपके पास है -1 और c1 आपके पास है 8, और a2 आपके पास है 6, b2 आपके पास है -k और c2 आपके पास क्या है, उसको अगर इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा वो 16 का। ठीक है, अब ये कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट का मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो लिख लेते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। ये कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस की, तो ये हो जाएगा 3/6 इज इक्वल्स टू 1/k लिख देता हूं क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 8/16। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है 1/2 हो रहा है, 1/k इज इक्वल्स टू 1/2। तो कोई भी दो पोर्शन ले लो, या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। ठीक है, तो यहां पर से कोई भी एक दो ले लेते हैं हम, तो हमने क्या ले लिया 1/k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो क्रॉस कर लेते हैं, तो k इज इक्वल टू हमारे पास क्या गया 2 आ गया। आ गई बात समझ में, तो बस इतनी आसानी से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपका सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी या फिर डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आपके एग्जाम में बनते हैं। तो आपको बस कंडीशंस आनी चाहिए, तो आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब जस्टिफाई योर आंसर्स। ठीक है, अपने आंसर्स आपको जस्टिफाई करने। इज द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y - 3 = 0 एंड 6y + 3x - 9 = 0 कंसिस्टेंट। ठीक है, यानी कि वही है, घुमा फिरा करके आपको क्या है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो पहले वाले पार्ट को करते हैं हम। तो पहला वाला पार्ट के इक्वेशंस में a1 हम निकाल लेते हैं। a1 है आपका 1, b1 है आपका 2 और c1 है आपका -3। ठीक है, और सेकंड वाले इक्वेशन को देखें तो जो a2 है वो x के कोफिशिएंट को ध्यान रखना, आगे पीछे लिखे हुए हैं y और x के कोफिशिएंट, तो यानी कि ये 6a2 हो जाएगा, इसका भी ध्यान रखना है। जो x का कोफिशिएंट है वो a2 होगा। ठीक है, तो b2 क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और c2 आपका क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो अब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है, तो a1/a2, तो a1/a2 आपका क्या हो गया 1/3, b1/b2 आपका क्या हो गया 1/3 और c1/c2 क्या हो गया 1/3। ठीक है, तो देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2 आपके क्या हो रहा है इक्वल हो रहे हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो रहा है इक्वल। तो इसका मतलब आपके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं वो क्या है कंसिस्टेंट है, तो ये हमारे लिए ट्रू है। बस यही आपका क्या है जस्टिफिकेशन है। तो बस यहीं पे आप लिख देते हैं, तो हेंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो हमारे जो इक्वेशन है वो क्या है कंसिस्टेंट है। आ गई बात समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला पार्ट है इसका। डू द इक्वेशन इतना एंड इतना रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो वही चीज है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब अगेन यही वाली चीज। अभी यहां पर कंसिस्टेंसी चेक करने की बात हो रही थी, तो यहां पर हमारी क्या है कंसिस्टेंसी निकाल ली। अब वही चीज इन्होंने क्या है कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बात कर दी, तो यहां पर अगेन वही a1/a2 निकाल लेते हैं अब डायरेक्ट। तो a1/a2 क्या हो जाएगा 4/12।
ठीक है, x के दोनों कोफिशिएंट देख लो, b1/v2 आपका क्या हो जाएगा, y वाले कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 3 है, सेकंड इक्वेशन में 9 है, और c1/c2 अगर आप देखो तो ये क्या है 5/15। तो अब इनको अगर आप सिंप्लीफाई करो, 4 3 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15। तो अगेन यही आपके तीनों क्या हो रहे हैं, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो रहे हैं। तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन से हैं। समझ में आ गई बात। तो बस जस्टिफाई कहने का मतलब भी आपको क्या है, खाली वेरीफाई कर देना है कि ये जो कंसिस्टेंट सिस्टम है या नहीं है, या कोइंसिडेंट लाइन है या नहीं है, या पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो प्रोसेस जो है वो सेम चलने वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से समझा दिया कि किस तरीके से कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी जो है वो चेक की जाती है। आगे बात समझ में। चलिए अगला है, फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशन इतना इतना टू हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ लैम्डा शुड बी 1 इज द स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशन आपको दिए गए हैं, अगर ये सिस्टम क्या हो जाए, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देने लगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 होती है। तो क्या ये सही बात है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो वही बात, फिर वही क्वेश्चन आपको क्या घुमा फिरा करके दूसरे तरीके से दे दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो जो a1 है वो आपका हो गया लैम्डा, और a2 जो है वो हो गया आपका 2, तो a1/a2 आपका क्या हो जाएगा λ/2। ठीक है, अब b1/b2 कर लेते हैं, तो b1/b2 इज इक्वल टू पहली इक्वेशन में 3 है, दूसरी इक्वेशन में 6 है, तो विच इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2, और c1/c2 करने पर हमें क्या मिल जा रहा है -7/14 विच इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है -1/2। ठीक है, तो अब यहां पर देखेंगे तो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 की कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होती है, ठीक है ना। बट इस केस में देखो a1/a2 b1/b2 तो ये हमारा इक्वल हो रहे हैं, बट c1/c2 क्या हो जा रहा है -1/2 हो जा रहा है, तो यानी कि ये नॉट इक्वल टू हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिलने वाली है, पैरेलल लाइंस मिलने वाले हैं, यानी कि नो सॉल्यूशन होने वाला है। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस अगर है तो क्या लैम्डा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। अब यहां से हमने इसके माध्यम से इसको चेक करा। ठीक है, अगर ये क्या है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो λ/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, तो λ इज इक्वल टू 1, तो λ इज इक्वल टू 1 तो आ रहा है, बट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए नहीं, नो सॉल्यूशंस के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, इज द स्टेटमेंट ट्रू, गिव द रीजन। ठीक है, तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है, रीजन आपने ये दे दिया, क्योंकि रीजन जो है हमने देखा तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या हो रहा है, इनकंसिस्टेंट हो रहा है फॉर द लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। हेंस ये जो स्टेटमेंट है आपका क्या है, फॉल्स है। बस इतना सा आपने जो है स्टेटमेंट और लिख देना है फॉर एग्जाम पर्पस। बात आ गई समझ में। चलिए थैंक यू, हो गया फिर आज के लिए। आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें करी हम, ये मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। तो आज हमने क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, उसके बाद उसकी जो नेचर है कि कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और डिपेंडेंट होता है। फिर उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस करे और कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट सिस्टम के ग्राफिकल स्ट्रक्चर को समझा। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।